अच्छा जी। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो पहली क्लास है आप लोगों की कैफ 8 ऑडिट अश्योरेंस एंड एसेंशियल्स फॉर अगस्त 2026। ठीक है। अच्छा, तो सेशन का स्टार्ट करते हैं कुरान की एक खूबसूरत आयत से, दुआ से। और वो दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये दुआ है। और आप लोगों ने ये दुआ, अगर किसी को याद नहीं है, क्योंकि मुझे तो स्कूल के टाइम से याद है, तो अगर किसी को याद नहीं है तो वो ये दुआ याद कर ले, क्योंकि ये दुआ बहुत काम आती है। काम कैसे आती है, तर्जुमा हम देखेंगे और हमें समझ में आएगा कि माई लॉर्ड एक्सपैंड, मतलब रिलैक्स कर दे मेरे सीने को विद अश्योरेंस, विद फर्म कमिटमेंट एंड ईज फॉर मी माई टास्क एंड अनटाई द नॉट ऑफ माई टंग दैट दे मे अंडरस्टैंड माई स्पीच। ए रब, खोल दे सीना मेरा और आसान कर दे बात मेरी, ताकि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ सामने वाले को वो चीज़ समझ में आ सके। तो जब मैं इस दुआ को कभी पढ़ता हूँ ना, जब मैं खुद स्टूडेंट था, तो ऐसा लगता था कि ये दुआ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई गई है। क्योंकि हम जब पूरा टाइम, पूरे इतने महीने लगा के किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो सबसे ज़्यादा फियर यही होता है, क्या हम पेपर के अंदर वो चीज़ रिप्रोड्यूस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या एग्जामिनर हमारी बात समझ पाएगा भी या नहीं समझ पाएगा। ये सबसे बड़ा फियर फैक्टर हमारे माइंड के अंदर होता है। तो अल्लाह ताला ने ये मुश्किल भी हल कर दी। तोहफ़ा कुरान के अंदर हमें दे दिया, अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है, कि आप ये दुआ पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके लिए आसानी करेगी। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो ये दुआ करें अल्लाह ताला से, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, मैं उसी तरीके से वो चीज़ एग्ज़ाम के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकूँ। स्पेशली जो थियोरेटिकल पेपर होते हैं, मैं कहता हूँ जो ऑडिट है, स्पेसिफिकली ऑडिट, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो पढ़ रहे हो, जो सीख रहे हो। बच्चे ऐसा होता है कि क्लास के अंदर बैठते हैं, पढ़ते हैं, सब समझते हैं कि सर समझ में आ रहा है। जैसी सवाल उनकी तरफ आता है ना कि चलो यार इसको सॉल्व करो, उसका सोल्यूशन दो, ठीक है, इसको अटेम्प्ट करते हैं, इसको ड्राफ्ट करते हैं, तब कहानी जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होनी शुरू हो जाती है। नहीं आता समझ में कि सर क्या लिखें, वो अनटाई बाय नॉट वाली चीज़ आती है कि जो एक गिरा होती है ना ज़बान पे, वो नहीं खुलती है। तो जब आपकी ज़बान, आपके हाथ दिमाग से कनेक्टेड नहीं होंगे ना, इसकी सिंक्रोनाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं होगी। मेहनत अपनी जगह है और दुआ की भी अपनी एक फजीलत है। ठीक है, तो हम जो स्टार्ट करेंगे अपनी हर क्लास का इंशाल्लाह ताला वो इसी दुआ के साथ करेंगे और पढ़ाई करेंगे। अच्छा जी, तो मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, क्योंकि ये पहली क्लास है रेगुलर बैच की, तो जानना ज़रूरी है कि यार आप जिससे मुखातिब हैं, जो आपको इस बार ऑडिट पढ़ा रहे होंगे, वो कौन है। ठीक है जी। अच्छा, नाम आपको ऑलरेडी पता है, अज़द वसी, और ऑडिट पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होऊंगा। और ये भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहा हूँ वीडियो पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, जो कि दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग फर्म्स है। और इससे पहले मैं काम कर चुका हूँ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर एज अ CFO एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो आप ज़रा नोट करते रहें कि भाई एक्सटर्नल ऑडिट का एक्सपीरियंस एक अच्छे लेवल का, और फाइनेंस और कंप्लाइंस के अंदर एक अच्छा एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर उसके बाद पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में काम किया मैंने 4 साल इंटरनल ऑडिट में। एक होता है इंटरनल ऑडिट, एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट इंडिपेंडेंट होता है, इंटरनल ऑडिट जो है वो कंपनी का ही पार्ट होता है, जो कंपनी के कंट्रोल्स के ऊपर, कंपनी के ऑपरेशंस के ऊपर काम करता है, उनका ऑडिट करता है, उनकी एफिशिएंसीज इंप्रूव करवाता है। ठीक है, तो एक एक्सटर्नल ऑडिट का एक्सपीरियंस, एक फाइनेंस का एक्सपीरियंस, एक कंप्लाइंस का एक्सपीरियंस और एक इंटरनल ऑडिट का तड़का भी मौजूद है। ठीक है, उसके बाद एक मीडियम साइज फर्म है पार्कर रसल, उसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा अर्सा काम किया है। आर्टिकलशिप मेरी डेलॉयट पाकिस्तान की रही है, जब डेलॉयट पाकिस्तान में थी। ठीक है, और उसके साथ साथ मैंने कुछ अरसा ग्रैंड थॉर्टन अंजुम आसिम में भी काम किया है। तो ये है मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, जिसके अंदर आपको एक्सटर्नल ऑडिट का भी तड़का मिलेगा, आपको कंप्लाइंस भी मिलेगी, आपको इंटरनल कंट्रोल्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको कहूँ, अल्लाह ताला बड़े भूल से बचाए, लेकिन यहाँ पे मुझे बाकी जगहों से एज है। ठीक है, जो इंडस्ट्री के अंदर आपको ऑडिट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, एज है। एज क्या है
कि किसी टीचर के पास इतना वर्सटाइल, इतना डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों का जो पेन पॉइंट होता है ऑडिट के अंदर, आपको भी आगे पता लगेगा, आपके दोस्त अहबाब हैं, आप देख रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स उस लेवल पे पढ़ाने वाला मार्केट में शायद कोई अवेलेबल नहीं है जिस लेवल पे मैं इंटरनल कंट्रोल्स अपनी क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये फीडबैक आप ले सकते हैं माजी में जितने बच्चों ने मुझसे ऑडिट पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ग्रुप भरे हुए सब चीज़ें हैं। इंटरनल कंट्रोल्स कंपनी का इंटहेरेंट पार्ट होता है, सही है। तो जिस बंदे ने कंपनी के अंदर काम किया है इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर, अब कंपनी के अंदर काम किया है 3 तरीके से, चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 तरीके से काम कर सकता है ना। एक कंप्लायंस का फंक्शन होता है, एक फाइनेंस का फंक्शन होता है, एक इंटरनल ऑडिट का फंक्शन होता है। चौथा फंक्शन तो नहीं होता ना जिसके अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर सकता है। तो तीनों एरियाज में काम किया है। ऑन टॉप ऑफ दैट एक्सटर्नल ऑडिट, शुरुआत एक्सटर्नल ऑडिट और भी एक अच्छे लेवल पे एक्सटर्नल ऑडिट के साथ में एसोसिएटेड हूँ। तो ये जब पूरी रेसिपी एक बनती है ना, तो एक कंप्लीट ऑडिटर निकल के सामने आता है। और आईकैप जिस तरीके से अब पेपर को लेके चल रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम रट्टे से बाहर आएँ और सोच समझ के इस पेपर को अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पर ऐड करना एक चीज़ बनती थी कि आप अगर किसी से ऑडिट पढ़ लें तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपर्टीज हो, क्या वो ऑफ़र कर सकता है इस चीज़ में, ठीक है जी। अच्छा जी, मेजर क्लाइंट्स की अगर बात करें तो नेशनल बैंक, जेएस बैंक, एसएचजीसी, पाकिस्तान स्टील्स, एनआईसीएल, रिलायंस, इत्तेहाद, इन जगहों पे ऑडिट किया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ में आईकैप की प्रोफेशनल कमेटीज़ का पार्ट भी बहुत ज़रूरी आता है। लाइक आईकैप की पीआईबी कमेटी है, सीएफओ कॉन्फ्रेंस कराती है, एनएफओ कराती है, ठीक है। पाकिस्तान ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन है, उसका एक्टिव पार्ट रह चुका 2 साल तक। आईकैप की सीपीडी कमेटी जो है उसमें सर्व कर चुका हूँ। करेंटली मैं आईकैप की एसएमपी कमेटी और फिस्कल लॉ में फिस्कल लॉ कमेटी में सर्व कर रहा हूँ। तो ये कुछ तस्वीर हैं आईकैप की एक्टिविटीज़ की। ये जहांगीर खान है, हमारे फेमस लेजेंडरी स्कॉश प्लेयर, उनसे मैं एक मोमेंटो रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, आपके बारे में तो जानते रहेंगे। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ने आए हैं, कैफ 8 ऑडिट एश्योरेंस एंड एसेंशियल्स, उसके बारे में ज़रा चीज़ें हम देख लेते हैं। देखो, ये जो सब्जेक्ट है ना ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी है और उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, ठीक है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि आइज़ा है, स्टैंडर्ड है, टेक्स्ट है, और उसी की एप्लीकेशन है डिफरेंट सिनेरियो में। जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाते हो ऑडिट करने के लिए फर्म के अंदर, तो उसी स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंटेशन आप इन एक्चुअल कर रहे होते हो। तो जितना ये सब्जेक्ट अभी आपको थ्योरेटिकल लगेगा, उतना ही आगे जाके आपके लिए ये प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। आप इस चीज़ को एसेंशियली अप्लाई कर रहे होगे अपने आने वाली ज़िंदगी में। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि कैफ स्टेज पे तो इसकी पहली झलक आती है, सीए फाइनल स्टेज पे भी एक अच्छे लेवल पे इसका पेपर है, एडवांस लेवल पे, ठीक है। CFAP 6 के नाम से जाना जाता है। तो जो आप बेसिक्स यहाँ पे अपनी क्रिएट करोगे वो आगे आपको CFAP 6 के अंदर मदद देंगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स है, जिस तरह मैंने बताया, और आगे भी इसकी अहमियत है। तो ये स्टडी मटेरियल है, ये आइज़ा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। ये कोर बेयर एक्ट जिसको कहते हैं ना, वो है कि भाई कोर स्टैंडर्ड ही है, इसी से सारे नोट्स और स्टडी टेक्स्ट वगैरह सारी चीज़ें इसी से बनती हैं। तो ये इटसेल्फ एक कंप्लीट किताब है। अब बच्चे सवाल करते हैं कि सर हम ये आइज़ा परचेज़ कर लें, हम ले लें, हम पढ़ लें। तो बिल्कुल आप लो, पढ़ो। और अगर अभी से आपने रीडिंग हैबिट बना ली, रेगुलर स्टार्ट किया है आपने, अभी से रेगुलर रीडिंग हैबिट ये बना ली, तो इससे आपकी इनडायरेक्टली ड्राफ्टिंग भी काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ, मेरी तरफ से रेकमेंडेशन है कि आप इन स्टैंडर्ड्स को बाय करें, परचेज़ करें। आईकैप से मिल जाते हैं, वेबसाइट से आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगे, और इसके हिसाब से आप रीडिंग करें और कुछ नहीं करें, सिर्फ रीडिंग करें, सही है। याद आपको वो नोट से करना है, आप कर लें, रीडिंग हैबिट डेवलप करें, ठीक है। इससे आपकी ड्राफ्टिंग भी ठीक ठाक इम्प्रूव होगी। अच्छा जी, तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से
क्या क्या चीज़ें इसके अंदर किस तरीके से टेस्ट हो सकती हैं ऑडिट के अंदर। अभी हम आते हैं स्लोली हम इसको इम्प्रोवाइज करेंगे। अभी जो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं ना कि यार ऑडिट है क्या, इसको किस तरीके से कवर किया जाए, ऑडिट के अंदर क्या क्या मुश्किलात आती हैं, ठीक है, इस सब्जेक्ट को पास कैसे किया जाए, ड्राफ्टिंग कैसे बेहतर बनाई जाए, कोर्स टाइमली कैसे कवर, मतलब इस तरीके की आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे बच्चों के ये सवालात दिखेंगे, ठीक है। तो उन सारे सवालों के जवाबात आपको यहीं पर मिलेंगे। और ये वाला जो लेक्चर है मुश्किलात के हल के लिए, यहाँ क्लिक करें, इस नाम से पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होगा, ठीक है, इस पोर्टल पे हमारे अवेलेबल होगा। तो इवैल्यूएट डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज एंड पर्सपेक्टिव थ्रू रिसर्च, इंटीग्रेशन एंड एनालिसिस। अभी सिर्फ पढ़ने की हद तक रखते हैं, ठीक है। अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, इन्फॉर्म जजमेंट्स, मेक डिसीजन एंड रीच वेल रीजन कंक्लूजन। कह रहा है कि भाई आपने पढ़ना भी है, क्रिटिकल थिंकिंग भी अप्लाई करनी है, स्पेसिफिक सिनेरियो पे भी लगाना है, और किसी एक डिसीजन पे, जजमेंट पे आपने पहुंचना है। कम्युनिकेट क्लियरली एंड कंसाइसली व्हेन प्रेजेंटिंग, डिस्कसिंग, रिपोर्टिंग इन फॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। और चौथा, रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस। ये रिक्वायरमेंट्स है। आईकैप चाहता है कि जब आप पूरा ऑडिट पढ़ लो उसके बाद आपके अंदर ये क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए। इसको अगर मैं समराइज करूं तो क्या आता है मेरे पास, डेटा इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑडिट कर रहे हैं, डेटा का ही ऑडिट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके पीछे डेटा ही डेटा है, डेटा बहुत है, सही है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आपके पास आनी चाहिए, ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। ऑडिट में क्या होता है कि भाई आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है भी कि नहीं है, दया कुछ तो गड़बड़ है। जब ये दया कुछ तो गड़बड़ है वाला सीन आ जाएगा तो क्रिटिकल थिंकिंग वाली भी चीज़ भी आ जाएगी। जजमेंट्स, रीजन कंक्लूजन, एक होता है कंक्लूजन, सही है, एक होता है कंक्लूजन, एक होता है रीजन कंक्लूजन। क्या फ़र्क है दोनों में? सर फ़र्क ये है कि कंक्लूजन होता है, हमारी राय होती है, ओपिनियन होती है। रीज़न कंक्लूजन के जो ओपिनियन हम कायम कर रहे हैं, जो राय हम कायम कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई वैलिड रीज़न मौजूद है और वो रीज़न भी हमें देना है। तो आईकैप हमसे ये एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। कम्युनिकेट कंसाइसली, ऐसा नहीं है कि यार आप सफ़े भर दो बीकॉम की और इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं है। कंसाइसली कम्युनिकेट आपने करना है। रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, उसके हिसाब से आपकी ऑडिट स्ट्रेटजी भी बदलेगी, ठीक है। तो वो भी आपने साथ में उसको रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा जी, ये थी ओल्ड स्कीम हमारे पास, ऑडिट फ्रेमवर्क, रेगुलेशन, प्रोफेशनल एथिक्स, प्लानिंग एंड असेसमेंट, ऑडिट एविडेंस कंट्रोल एंड कंक्लूजन रिपोर्टिंग। ये ग्रिड थी, इसके हिसाब से आज तक आईकैप टेस्ट करता आ रहा था पुरानी स्कीम में। लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में नई स्कीम का पहला पेपर था, जिसके अंदर ग्रिड थोड़ी सी चेंज कर दी। अगर मैं पहली ग्रेड की बात करूं तो सेम है, दूसरी ग्रेड की बात करूं तो वो भी सेम है, तीसरी ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो उसके नंबर्स में थोड़ी सी कमी आई है, चौथे ग्रेड को बढ़ा दिया गया। ये ग्रेड इफेक्टिवली तो यहाँ पे चेंज कर दी गई है, लेकिन माजी में अगर मैं इससे पहले के पास पेपर उठाऊँ आईकैप के, तो ये ग्रेड इफेक्टिवली चेंज हो चुकी थी, सही है। कि कुछ स्टैंडर्ड ऐसे थे जिसकी टेस्टिंग परफॉर्मेंस फेज़ के लिए भी होती थी और कंक्लूजन फेज़ के लिए भी होती थी, सही है। अभी हम और आगे जाएंगे तो और मज़ीद चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। ओल्ड स्कीम का सिलेबस ये है। बच्चों को कुछ खुजली होती है ना कि सर पुरानी स्कीम में क्या था, नई स्कीम में क्या है, हमने क्या खोया, क्या पाया, सही है। वो सारी चीज़ें आपके सामने मैं रख रहा हूँ डिटेल में, ताकि पूरे सेशन में आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल ना आए, सही है। अच्छा जी, अब सवालात आते हैं कि सर ऑडिट के अंदर क्या चेंज आया है, क्या चेंज आया ये बता दें। अरे भाई क्या तुमने पुराना ऑडिट पढ़ा था? नहीं सर, ऑडिट तो हम पहली बार पढ़ लें। तो ये सवाल क्यों आ रहा है कि क्या चेंज आया है? तो हमारे अंदर जो एक वो चीज़ होती है ना, उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने कहा कि कौन से खिताब कर लूँ कि क्या चेंज है ऑडिट के अंदर, सही है। एक थी पुरानी स्कीम 2021 की, एक है नई एजुकेशन स्कीम 2025 की। दोनों के अंदर क्या चेंज आया है वो आपके सामने। सबसे बड़ा चेंज तो नाम का है। पहले नाम था ऑडिट एंड एश्योरेंस, अब है ऑडिट एंड एश्योरेंस एसेंशियल्स, जरूरियात।
सही है, नाम का फर्क है। नहीं सर, आगे और भी चीजें हैं, बताते हैं। फिर CFAP 6, उसका भी नाम चेंज कर दिया। पहले था ऑडिट अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, अब है ऑडिट अश्योरेंस एंड डेटा। ठीक है, ये नाम नया आ गया है। अच्छा जी, आगे हम बढ़ते तो क्या क्या चेंजेस हैं। अब ये जो मैं एक सिलेबस चला रहा हूं आपके सामने है, ये पुरानी स्कीम का सिलेबस है, लेकिन जहां पर कोई चीज अगर चेंज हो रही होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि सर ये चीज यहां पर चेंज हो रही है। अगर हम ग्रेड ए की बात करें तो उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, फिर अश्योरेंस एंड नॉन अश्योरेंस सर्विसेज वो आती हैं। फिर आप अगर बात करें यहाँ पर तो ये चेंज आ गया है। ठीक है, नंबर 3, एक्सप्लेन ब्रीफ इंट्रोडक्शन एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो बेसिक लेवल पे ये चीज़ एक इंक्लूड कर दी गई है। इसका टेस्टिंग लेवल भी 1 है, मतलब इतनी ज़्यादा कोई एडवांस लेवल पे इसकी टेस्टिंग नहीं होनी है। सही है, तो एक ये चीज़ ICAP ने यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट ऐड कर दी गई, जिसका पिछले अटैम्प्ट में गालिबन कोई 1 नंबर का सवाल आया था MCQ के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, फिर अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये पुरानी स्कीम में जैसा था नई स्कीम में भी वैसा ही है। उसके बाद आप आ जाएं क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, जो पुरानी स्कीम में मौजूद थी चीज़ वही नई स्कीम में भी एज इट इज एप्लीकेबल है। कोड ऑफ एथिक्स, जो पुरानी स्कीम में चल रहा था वही नई स्कीम में भी चल रहा है। प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, जो पुरानी स्कीम में चल रहा था उसी तरीके से वो भी नई स्कीम में चल रहा है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, फ्रॉड एंड एरर, ऑडिट एविडेंस, ग्रेड सी की बात आ गई, ऑडिट एविडेंस एंड इंटरनल कंट्रोल्स, जो मैं अभी बात कर रहा था इंटरनल कंट्रोल्स की। याद रखो कि बच्चों को ऑडिट प्रोसीजर्स लिखने के अंदर मसला आता है। सही है, ऑडिट चलता है ऐसे कि भैया आप अंडरस्टैंडिंग लेते हो, आपकी कंट्रोल्स को टेस्ट करते हो, कंट्रोल्स पे एश्योरेंस लेते हो, रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटरमाइन होता है, उसके बाद आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर की एक्सटेंट लेकर आते हो। सर ये कुछ इसके अंदर जार्गन्स हैं, वो हम आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। सही है, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपका ओपिनियन देना है। ओपिनियन देने के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है। ऑडिट प्रोसीजर के अंदर एक मेन कंपोनेंट आपका होता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर का। सब्सटैंटिव प्रोसीजर मजदूरी है, जितनी ज्यादा मजदूरी होगी इसका मतलब ऑडिटर का रिस्क उतना ज्यादा है। सही है, जितना रिस्क ज्यादा है तो ऑडिटर कोशिश करेगा कि इंटरनल कंट्रोल्स पे वो रिलाई कर सके। इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाई करने के लिए आपको इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छे लेवल पे चाहिए। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स पे अच्छे लेवल पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब वो इंटरनल कंट्रोल्स पे अच्छे लेवल पे अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी बनेगी जब आपको उस कंपनी के बारे में पता होगा। सही है, और कोई इस लेवल पे इंटरनल कंट्रोल्स पढ़ाने वाला होगा। सही है, मैं STT में पिछले कोई 2-3 बैचेस से तो पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले भी मैं कहीं और ऑडिट पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लेकिन जो फीडबैक मुझे हमेशा मिलती है कि सर इंटरनल कंट्रोल्स आपने जिस तरीके से पढ़ा है उस तरीके से हमने नहीं पढ़ा। बहुत अच्छे लेवल पे कवर होता है इंशाल्लाह, आप लोग भी देखेंगे। ठीक है, तो जब इंटरनल कंट्रोल्स की, सिस्टम की, कंपनी की अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी तो मैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर भी अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकूँ। मुझे पता होगा ना मुझे क्लाइंट से कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है, किस एविडेंस के अगेंस्ट कौन सा डॉक्यूमेंट आएगा। जब तक मुझे कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो मेरा सब्सटैंटिव भी अच्छा नहीं होगा। इस बात को दिमाग के अंदर बांध लेना कि जब तक मेरी कंपनी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी तो मुझे नहीं पता लगेगा कि कंपनी से, क्लाइंट से एविडेंस क्या लेना है। तो हमारा मेन फोकस इंटरनल कंट्रोल्स होगा, मेन फोकस इंटरनल कंट्रोल्स होगा। वो इंटरनल कंट्रोल्स किए बगैर आप सब्सटैंटिव टेस्टिंग कर ही नहीं सकते, आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर ही नहीं सकते जब तक आपको कंपनी के बारे में नहीं पता होगा। क्लियर है, तो हमारा जो एक तरीका वारदात होगा वो इसी तरीके से होगा कि हम इंटरनल कंट्रोल्स कवर करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर। क्लियर है भाई? अच्छा जी, फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जो पिछली स्कीम के अंदर था वही नई स्कीम के अंदर भी उसी तरह मौजूद है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स,
जो पुरानी स्कीम में था वही नई स्कीम में भी मौजूद है। ऑडिट सैम्पलिंग, जिस तरह पुरानी स्कीम में था नई स्कीम में सब्सटेंटिव प्रोसीजर पुरानी, नई स्कीम में इंटरनल कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल पुरानी स्कीम में भी नई स्कीम में भी सेम है। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, जनरल एंड स्पेसिफिक आईटी लेवल कंट्रोल्स जो पुरानी स्कीम में मौजूद थे वही नई स्कीम में भी मौजूद हैं। यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स में इंटरनल ऑडिटर आ जाता है और ऑडिटर एक्सपर्ट आ जाता है। तो जो पुरानी स्कीम में था वही नई स्कीम में मौजूद है। रिलेटेड पार्टीज, जो पुरानी स्कीम में थी वही नई स्कीम में मौजूद है। अब यहां पर जो ग्रेड डी है, ग्रेड सी के अंदर से कुछ चीजें उठा के ग्रेड डी में ट्रांसफर की है, ग्रेड सी हल्की कर दी है थोड़ी सी, लेकिन वो चीजें ग्रेड डी के अंदर आ गई हैं, एक्सटिंग्विश नहीं हुई हैं। कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं कि जिसके साथ रिपोर्टिंग आराम से पूछी जा सकती है। रीजन कंक्लूजन, सही है। तो उसके अंदर से एक स्टैंडर्ड है सब्सिक्वेंट इवेंट्स, जो कि ग्रेड सी से ट्रांसफर होके ग्रेड डी में आ गया, 2 से ट्रांसफर होके 3 में आ गया, सही है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स, सर ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, इस पर एक सेपरेट स्टैंडर्ड सेपरेट बहस मौजूद है, हम देखेंगे इसको आराम से, ठीक है। फिर आ जाओ रिटन रिप्रेजेंटेशन। रिटन रिप्रेजेंटेशन भी पहले ग्रेड सी में मौजूद था, इसको भी उठा के ग्रेड डी के अंदर लेकर आ गए रिटन रिप्रेजेंटेशन को। गोइंग कंसर्न, सर ये भी एक अदर स्टैंडर्ड है, आप पढ़ेंगे कि सर ये भी ग्रेड सी के अंदर मौजूद था, इसको भी उठा के ग्रेड डी के अंदर ट्रांसफर मार दिया है। फिर इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स, सर ये पहले भी कवर करते थे, इवैल्यूएशन ऑफ स्टेटमेंट के नाम से एक स्टैंडर्ड मौजूद है आइजा 450, सही है। पहले आपके सिलेबस के अंदर ये स्टैंडर्ड मौजूद नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली कवर होता था क्योंकि इसकी इंप्लीमेंटेशन होती थी भाई, कि किस तरीके से जो मिस स्टेटमेंट्स निकलनी है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के अगेंस्ट बने हुए तो उसका इंपैक्ट आपकी ओपिनियन पे किस तरीके से आएगा, ये स्टैंडर्ड वो है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप पहले भी पढ़ ले होते थे, थ्योरेटिकल लेवल पे आईकैप ने ये चीज इंक्लूड कर दी है आपके सिलेबस के अंदर, सही है। तो ये भी आप डिटेल लेवल में पढ़ेंगे। फिर हम आ जाते हैं एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्टिंग। जाहिर सी बात है कि शेयर होल्डर ने आपको अपॉइंट किया, किस काम के लिए किया, ओपिनियन के लिए किया, सही है। तो ओपिनियन तो देनी पड़ेगी, पैसे ही उसी के हैं भाई, सही। तो ये चीज पहले से इस ग्रेड के अंदर मौजूद थी, जो कि उसी ग्रेड के अंदर है कंक्लूजन के नाम से, सही है। ये सारा काम कर लिया, अब रिपोर्ट दे दो कि क्या ओपिनियन तुम्हारी बनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। फिर रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी एक अश्योरेंस इंगेजमेंट है, ठीक है। तो कौन कौन सी लेवल की अश्योरेंस इंगेजमेंट होती है भाई, क्या क्या चीज़ें कवर हैं, किस तरीके से ऑडिटर जाता है एविडेंस हासिल करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपकी डिटेल के अंदर कवर होंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं सिर्फ ग्रेड डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर, ये भी ऐड कर दिया, एक बेसिक लेवल पे ऐड किया था सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स, और अब रिपोर्टिंग भी उसने इंक्लूड कर दी है। ये बात क्लियर है, आगे बढ़ें, बढ़ जाऊं। अच्छा जी अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कैफ एड का रिजल्ट ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है मार्केट के अंदर। अब नाज़रीन कराम, मोहतरम सामीन, अब जो मैं बात करूंगा, आपसे जो गुफ्तगू करूंगा, वो कोर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से होगी, एग्ज़ाम अप्रोच के साथ होगी। और ये जो बात अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ, यही मैं बैच के आखिर में भी आपसे कर रहा हूँगा। हमारा पावर प्ले हो जाएगा, उसके अंदर भी यही बात कर रहा हूँ, हमारे सुपर ओवर्स लगेंगे, उसके अंदर भी मैं यही बात कर रहा हूँ। मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ और आप लोग बार बार यहीं पे भंड मार रहे होगे, आप ये चीज़ भूल रहे होगे, लेकिन मैं चीज़ याद कराता रहूँगा। मैं इसकी क्लिपें काट के डाल दूँगा सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, सही है, वहाँ पे मैं क्लिपें निकाल के डाल दूँगा इसकी सही है। तो मैं छोड़ूंगा नहीं पीछे, आपको पता होना चाहिए कि ऑडिट किस तरीके से निकालना है, सही है जी। अच्छा आगे देखते हैं बेटा, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सही है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, चेंजेस अभी मैंने डिस्कस कर लिए हैं, ये लेक्चर भी अवेलेबल होगा, आप देखना, सही है। अच्छा जी, तो रिजल्ट ट्रेंड के हवाले से हम ज़रा बात कर लेते हैं। अब जो डिस्कशन हो रही है एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, 2019 के अंदर जो रिजल्ट था वो था 25%, उसके बाद 41% मैसिव जंप था, उसके बाद वापस से 27% आ गया। इसका मतलब 41% जो रिजल्ट आया था स्प्रिंग 2020 में,
तो बहुत ज़बरदस्त काम हुआ था, बच्चे खुश हो गए थे। तो क्या काम हुआ था जानने के लिए क्लिक करेंगे आगे। सही है, स्प्रिंग 2021 फिर 41% रिजल्ट। आईकैप ने बोला नहीं यार कोई मसला हो गया था, वही वाला पेपर उसी तरीके से रिपीट कर दो। रिपीट किया तो रिजल्ट भी उसी तरीके से चंगा आ गया। सर वो क्या चीज़ हुई थी कि जिससे 41% रिजल्ट आ रहा था? अभी देखेंगे थोड़ी देर में। 35, उसके बाद से हरियाली नहीं आई। 33, 34, 36, 37, 38 और फिर अभी जो रिसेंट रिजल्ट रहा है वो 34। तो हाईएस्ट पासिंग रेशियो जो कि 41% था कोई स्प्रिंग 2021 में, वो चीज़ अब तक रिपीट नहीं हुई है। लेकिन अभी जो रिसेंट पेपर गया है मार्च 2026 का पेपर, मेरे मुताबिक अगर किसी बच्चे ने अच्छे लेवल पे तैयारी की और स्पेसिफिकली जो मेरी इंस्ट्रक्शंस थी, जिस तरीके से लेके चला सिलेबस को, जिस तरह प्रैक्टिस को लेके चला, जो चीज़ें क्लास के अंदर हमने डिस्कस की उसको अगर लेके चलते हैं, मैं अज्यूम करता हूँ कि सारे बच्चे उसी तरह से पढ़ रहे होंगे, तो ये रिज़ल्ट जा सकता है वापस से 41-42% पे। हिस्टोरिकल रिजल्ट भी इस वक्त ऑडिट का आ सकता है, हिस्टोरिकल पासिंग रेशियो आ सकता है। और उसकी मेन वजह एक और है, वो है कि 10 नंबर के MCQs ऐड कर दिया है कैप्टन। मतलब 50% तो पासिंग रेशियो है, मतलब 50% ले लेते हो तो पास हो जाते हो ना, उसके अंदर से 10 नंबर भी अगर MCQ है तो 90 में से 40 नंबर लेना मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं रही अब ऑडिट के अंदर। क्योंकि 10 नंबर तो उसने वैसे ही आपको प्लेट में पकोड़े रख के दे दिए, आपने सिर्फ खाने हैं, लेकिन फूक मार के गरम खाओगे तो मुंह जल जाएगा, तो ध्यान से खाना है। सही है, तो 10 नंबर के जब MCQ दे दिया आईकैप ने, ये एक मैसिव चेंज है पैटर्न में। तो कुछ बच्चे पेपर देने जा रहे हैं 2 हफ्ते बाद, अभी रिसेंट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, और उनको नहीं पता कि आईकैप MCQ टेस्ट करेगा। मतलब दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन कि बच्चे अपना टाइम कहां पे गुजार रहे हैं। क्या आईकैप की वेबसाइट नहीं खुल सकती है? आप डिफरेंट ग्रुप्स खोलते हो फेसबुक के, फजूल की पोस्टें देखते हो लोगों की, क्या 2 मिनट के लिए आईकैप विजिट नहीं कर सकते हो? उसके सिलेबस को विजिट नहीं कर सकते हो? उसके मॉडल पेपर को विजिट नहीं कर सकते हो? उसकी स्टडी टेक्स्ट को विजिट नहीं कर सकते हो? सही है, आईकैप आपको लिख लिख के चीजें देता है भाई। इस अटेम्प्ट के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा सिलेबस टेस्ट होगा, आईकैप की वेबसाइट पे वो सारा मंजन अवेलेबल होता है, एग्जामिनर कमेंट्स अवेलेबल हैं, मार्किंग स्कीम अवेलेबल है। तो थोड़ा सा टाइम इन फजूल ग्रुप से निकाल के उधर चले जाओ आईकैप की वेबसाइट पे, उसको जाके स्कैन कर लो। जितना टाइम तो पोस्टर लिखने में लगाते हो ना कि क्या चेंज आया ऑडिट में, अगर वेबसाइट देख लोगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा सर चेंज क्या आया है। और नहीं समझ में आया तो मैं लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूं, अभी को पूछे तो उसको उठा के टैग कर देना इसी वीडियो के अंदर कि सर क्या चेंज आया ऑडिट के अंदर। ठीक है, तो ये रिजल्ट रहा है माजी में ऑडिट का, और मुझे ऐसा लग रहा है इस बार रिजल्ट आना चाहिए इंशाल्लाह 41-42%, इससे कम नहीं आना चाहिए। सही, रीजन मीन के जो पेपर का पैटर्न एक चेंज हो गया, आईकैप ने आपको पावर प्ले वाकई में दे दिया है। सही है कि स्टार्ट के 6 ओवर अच्छी तरीके से बैटिंग करो। अच्छा जी, अब रीजन क्या रहता है? 25% जिस अटैम्प्ट में रीजन फेलियर का आया ना कि यार 25% बच्चे पास, इसका मतलब 75% फेल हुआ है। ACP कहता है ना कि रिजल्ट जो है वो दया 25% है, दया कहता है इसका मतलब 75% बच्चा फेल हो गया। अभिजीत कहता है कि सर इसका मतलब है कि 75% बच्चा पास नहीं कर सका। एक ही बात है ना। सही है, क्या रीजन रहा वो देखते हैं। यहां से अब डिस्कस हो रही है आपकी एग्जाम अप्रोच, हमें पता चलेगा कि ऑडिट में बच्चा कहां पे मसले कर रहा है, तो फिर हम उस चीज को इंप्रूव कर सकेंगे ना। हमें अगर पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा प्रॉब्लम कहां पे कर रहा है, तो हम उस चीज को इंप्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, तो ऑटम 2019 में आईकैप की ये फीडबैक थी, बेटर परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन दिस सेशन। इसका मतलब ये कि पिछली अटैम्प्ट में 25% से भी नीचे रिजल्ट था, माइट भी 18%, माइट भी 17%, माइट भी 20%।
Better performance was observed in this session. However, the result was still not up to the mark. Main reason for below average performance seemed to be inability of examinees to implement theoretical knowledge to scenario based question. जो बच्चे रट्टे लगाकर आए थे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर वो स्ट्रगल कर रहे थे. आप रट कर चीज़ें आए हो, कवर ड्राइव ऐसे मारनी है, सही है, पुल शॉट ऐसे मारना है. अब आपने रट लिया, आपने पुल शॉट ऐसे मारना है, पुल शॉट ऐसे मारना है, पुल शॉट ऐसे मारना है. आप मैच खेलने के लिए गए, पहली बॉल आई यॉर्कर थी, आप पुल शॉट मार रहे हो. नहीं भैया, जो चीज समझी है उस चीज को इंप्लीमेंट करो ना. बॉल अगर यॉर्कर आ रही है तो या तो उसको ऑन साइड की तरफ खेलो या रोक दो. बॉल अगर आपके ऑफ स्टंप पे आ रही है, तीसरे चौथे स्टंप पे आ रही है, तो वहां से निकल के कवर खेलो या बॉल लीफ कर दो. ऐसे ही है ना. तो यही चीजें एक बैट्समैन को कोचिंग के अंदर सिखाई जाती हैं और आपको भी यही चीजें बताई जाती हैं कि भाई इस तरीके से आए तो ये कर देना, इस तरीके से आए तो ये कर देना. लेकिन हमारा बच्चा क्या करता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, किस तरीके से हम जो है ना वो शॉर्टकट लगा के बस पेपर पास कर सके. ये शॉर्टकट वाला गेम नहीं है. किसी का तुक्का लग गया वो लग गया. ये शॉर्टकट वाला गेम नहीं है. शॉर्टकट के चक्करों में बच्चे 5-5 अटैम्प्ट लगा के बैठे हैं ऑडिट की. बच्चों का खेल नहीं है ये. लेकिन हाँ, अगर समझ जाओगे तो इससे आसान कोई पेपर नहीं है. समझने वाली बात है, ठीक है. समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी है और इसके अंदर मैं इशारा ही दे रहा हूँ आपको. तो उस चीज़ को समझ लो भाई, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अच्छा जी, फिर एग्जामिनीज आर एडवाइज्ड to practice application of concept by attempting scenario based questions of the examination. It was also noted specifically in these questions that examinee did not read the requirement of the questions and consequently wrote incorrect answers. Examinees are advised to read requirement of the question very carefully before attempting it. भाई रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोगे ना. आपको प्यास लग रही है अगर, तो मैं आपको बर्गर खिलाऊं, कैसा लगेगा. रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है भाई, तो आप क्या करोगे मुझे, सही है. रिजेक्ट मार दोगे ना आप चीज़ों को. रिक्वायरमेंट पूरी करनी है क्योंकि उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट मार्क्स दिए मैं, सही है. तो इस अटेम्प्ट में आईकैप ने 2 चीज़ें हाईलाइट की. इनएबिलिटी ऑफ एग्जामिनीज टू इंप्लीमेंट थ्योरेटिकल नॉलेज टू स्पेसिफिक सिनेरियो एंड एग्जामिनीज डिड नॉट रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. ये बात है ऑटम 2019 की. आगे चलते हैं. स्प्रिंग 2020 के अंदर रिजल्ट बहुत अच्छा आया. Better performance was observed in this session as 41% examinees were able to secure passing marks. It was commonly observed that examinees performed well in rote learning questions, whereas they struggled in questions which required application of knowledge. तो स्प्रिंग 2020 का पेपर उठाओगे तो ज़्यादातर आपको रट्टे वाली चीज़ें मिलेंगी. आईकैप कह रहे हैं यहाँ पर बच्चे बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे, लेकिन जहाँ पर सिनेरियो बेस्ड आए तो बच्चों की कहाँ पे टांगे लगी. आगे पढ़ते हैं. ऑटम 2020 रिजल्ट वापस से 27%. हम जरा हाईलाइट कर लेते हैं मसला क्या था. डिड नॉट रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन केयरफुली एंड देयरफॉर मिस्ड आउट की एस्पेक्ट्स ऑफ द आंसर. फिर मेजॉरिटी ऑफ एग्जामिनीज परफॉर्म वेल इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस. अब मुझे बताओ, ये फीडबैक तो आईकैप का एग्जामिनर बार बार दे रहा है ना, लेकिन हम फॉलो क्यों नहीं कर रहे इस चीज को. हम इस चीज को सीरियस ही नहीं ले रहे. हमें डे 1 से पता है कि बच्चा फेल क्यों होता है ऑडिट के अंदर, और हमारी ये बदकिस्मती है कि हमें ये पता होने के बावजूद कि बच्चा ऑडिट के अंदर फेल क्यों होता है, हम काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम शॉर्टकट्स के पीछे भाग रहे हैं. अगर आप आज की तारीख से थोड़ा थोड़ा टाइम करके देने लगो ऑडिट को और इन शॉर्ट कमिंग्स के ऊपर आप स्ट्रेटेजी बनाओ, ऑडिट का पेपर है एक अच्छे लेवल पे आप प्रिपेयर कर सकते हो. सिर्फ प्रिपेयर नहीं, आप अगले अटेम्प्ट के लिए ऑडिट पढ़ा भी सकते हो. सही है. इस प्रोफेशन को जरूरत है अच्छे टीचर्स की. सही है. अगला क्या भाई, स्प्रिंग 2021 क्या कह रहा है.
However, it was commonly observed that examinees commenced writing answers without fully comprehending the requirement of the question. वापस से वही बात कर रहा है, वापस से वही बात कर रहा है. अगले टाइम में आऊं, ऑटम 2021 क्या कह रहा है? Examinees answered questions without carefully reading the requirement of the question. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को आप रीड सही से नहीं करो, जाहिर सी बात है जब रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जवाब नहीं दोगे तो आपको मार्क्स भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिलेंगे. आगे बढ़ते हैं. स्प्रिंग 2022 में रिजल्ट था 33%. क्या कह रहा है? ओवरऑल पासिंग परसेंटेज इन दिस सेशन वाज स्लाइटली लोअर देन प्रीवियस पासिंग परसेंटेज ऑफ 35%. द मेन रीजन ऑफ दिस डिक्लाइन वाज सिलेक्टिव स्टडी व्हिच वाज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम पुअर परफॉर्मेंस इन द एरियाज रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल एंड क्लाइंट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस. सिलेक्टिव स्टडी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो. लास्ट अटेम्प्ट में आया तो इस अटेम्प्ट में नहीं आएगा, 2 अटेम्प्ट से नहीं आया तो इस अटेम्प्ट के अंदर आएगा, 3 अटेम्प्ट से यही पूछ रहा है तो चौथी अटेम्प्ट में नहीं आएगा. ये मिथ है भाई, इन चीज़ों से बाहर आओ. सिलेक्टिव स्टडी ममनू नहीं करनी. आगे बढ़ो. द ओवरऑल पासिंग परसेंटेज इन दिस सेशन वाज स्लाइटली बेटर. मसला क्या था भाई? एग्जामिनीज आंसर्ड द क्वेश्चन विदाउट फुली रीडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. तो भाई यही मसला निकल के बार बार आ रहा है यार. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ रहे हो, रोट लर्निंग कर रहे हो, स्पेसिफिक सिनेरियो बेस्ड आंसर में आप स्ट्रगल कर रहे हो. यही मसले आ रहे हैं ना निकल के बार बार. बच्चा इंप्रूव नहीं कर पा रहा. कुछ 4-5 अटेम्प्ट हो गई हम लोग ये चीज देख रहे हैं. आगे बढ़ो. स्प्रिंग 2023 क्या बोल रहा है? वही सिलेक्टिव स्टडी, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस. एग्जामिनीज do not carefully read the requirements of the questions. वही सेम मिस्टेक रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट. आगे अब क्या कह रहा है? एग्जामिनीज आंसर द क्वेश्चंस विदाउट केयरफुली रीडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. अब ये पूरा पढ़ लो, देख लो. हर अटेम्प्ट के अंदर एग्जामिनर का यही रोना है कि आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से जवाब नहीं दे रहे हो. हम देखते हैं अच्छा गोइंग कंसर्न, और शुरू हो जाते हैं. सही है. हम भूल जाते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है. हम कहते हैं फ्रॉड आ गया है. बस खत्म. हम भूल जाते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है. रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने जवाब देना है. नहीं दोगे तो मसला है. मसला क्या है? मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई. मार्क्स लेने जाते हो ना, वही नहीं मिलेंगे. आगे बढ़ो. स्प्रिंग 2024 क्या कहता है? पढ़ो. आंसर्स विदाउट फुली कॉम्प्रिहेंडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चंस. ऑल एग्जामिनीज आर अगेन एडवाइज्ड टू केयरफुली रीड एंड अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन बिफोर राइटिंग देयर आंसर्स. सजेस्ट कर रहा है भाई कि मैं पिछली 4-5 अटेम्प्ट से तो यही कह रहा हूं कि रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ लो मेरे भैया. रिक्वायरमेंट पढ़ लो, रिक्वायरमेंट पढ़ लो, रिक्वायरमेंट पढ़ लो सवाल की. फेल हो गए ना, आ गए वापस. नहीं आ रहा ना समझ में कि क्या कर दिया. हमें तो सब आता था, सब पता. यही मसला है कि सब आता है, सब पता है, लेकिन पेपर के अंदर वो लिखना था जो चाहिए था. सब थोड़ी लिखना था. तुम तो सब लिख कर आ गए, या फिर कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए. तो आईकैब ने भी मार्क्स नहीं दिए उस तरीके से, और आप फिर आ जाते हो वापस से जवान होकर. हाँ, ये मसला है भाई. हमारा अलमिया ये है कि हम दोषी दे देते हैं आईकैब को. आईकैब ने फेल किया, आईकैब ने फेल किया. जो पेपर तुमने भी रुक रुक के पास किए होंगे ना उस्ताद, तुम्हें भी पता होगा कि आईकैब ने क्यों फेल किया था. ऐसी बात नहीं है कि आईकैब गलत फेल कर देता है. गलतियां हमारी होती हैं, और एग्जामिनर लिख के बार बार बता रहे हैं ना तुम्हें. ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ो, लाइन पढ़ो, ये रही. नहीं पढ़ लो ना. अब क्या करे एग्जामिनर? हाँ, आगे बढ़ो. क्या लिखा हुआ है? एक्यूरेटली आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लेनिंग द रिस्क. नहीं कर सके आप. अंडरस्टैंडिंग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑडिट प्रोसीजर इंटरनल कंट्रोल. सिनेरियो बेस्ड
ऑडिट प्रोसीजर इंटरनल कंट्रोल का रट्टा डाल लिया। नीचे क्या लिखा है, एग्जामिनीज आर देयरफॉर स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू फुली अंडरस्टैंड द कोर इश्यूज बीइंग टेस्टेड इन ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई इशू टेस्ट हो रहा है। बच्चे अपने घर के मसले लेकर आ रहे हैं, जेनेरिक आंसर्स दे रहे हैं, रटा हुआ है। ये आए तो ऐसे लिख देना, ये आए तो ये लिख। भाई तरीकेकार होता है उसका भी। नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। तुम सिर्फ नकल करते हो। मसला है ऑडिट क्यों फेल हो रहा है, समझने की जरूरत है। एक्सेप्टेंस पहला स्टेप होता है। एक्सेप्ट करो, करेक्ट करो, आगे बढ़ो। डिनाइल के साथ आगे नहीं बढ़ सकते कि हम तो फेल हो ही नहीं सकते। हाँ, ऐसे नहीं हो सकता भाई। आगे बढ़ो। स्प्रिंग 2025 क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं? देखो, खुद देखो। डिस्टिंग्विश बिटवीन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स एंड ऑडिट प्रोसीजर। मतलब पूरा ऑडिट पढ़ने के बाद बच्चा इन चीज़ों में डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहा कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या है और ऑडिट प्रोसीजर क्या है। चलो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो क्या है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर, क्या फ़र्क है दोनों में। ये मसला है हमारा, हम नहीं बता पाते। हम कहते हैं आईकैप ने क्यों फेल कर दिया। भाई तुम जाओगे इस पेपर को देने के बाद डिफरेंट कंपनीज का ऑडिट करोगे, लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट करोगे, शेयर होल्डर तुम्हारी बनाई हुई रिपोर्टों पे, तुम्हारे किए हुए काम पे ईमान लाएंगे कि अच्छा काम किया होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने होंगे। और ऑडिट करने वाले को यही नहीं पता कि ऑडिट प्रोसीजर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में क्या फर्क होता है। व्हाट डू यू थिंक यार, आईकैप क्यों पास करेगा? आईकैप तो नहीं करेगा। हाँ, आगे बढ़ो। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, उसके हिसाब से आप जवाब नहीं दे रहे हो। ठीक है, रोड लर्निंग और इनकरेक्ट अजम्पशंस वर मेड, ये सबसे बड़ा मसला है भाई। इनकरेक्ट अजम्पशंस, इनकरेक्ट अजम्पशंस। सवाल के अंदर एक चीज आ गई कि सीएफओ को खांसी हो गई। सही है, सवाल के अंदर एक चीज आ गई, सीएफओ को खांसी हो गई। अजम्पशन ले ली कि सीएफओ को खांसी हो गई, तो सीएफओ को दमे का मर्ज था। दमे का मर्ज था तो उसको इनहेलर नहीं मिल रहा था। उसको इनहेलर नहीं मिल रहा था तो उसकी रूह कब्ज हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हो सकता है कि सीएफओ का इंतकाल हो जाए। ये अजम्पशन ले लिया आपने। सीएफओ का इंतकाल हो गया तो उसको देख देख के दूसरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट पे भी प्रेशर आएगा। और वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ऐसे नहीं थे, वो की मैनेजमेंट पर्सनल थे। ऐसे हीरे लोग मार्केट के अंदर आसानी से नहीं मिलते। जब ऐसे हीरे लोग कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे तो कंपनी की गोइंग कंसर्न डाउट में आ जाएगी। और आप गोइंग कंसर्न के हिसाब से आप चीजें लिखकर आ गए। क्यों? सीएफओ को खांसी हुई थी। ये अजम्पशंस आप लोग क्रिएट कर देते हो भाई, ऐसा नहीं होता। सवाल के अंदर जो डेटा दिया हुआ है, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें लेके चलना है चीजों को। अगर सवाल के अंदर लिखा है कि भाई की मैनेजमेंट पर्सनल छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि गोइंग कंसर्न का रिस्क आ जाएगा। क्या सवाल के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि मार्केट के अंदर ये एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है? अगर लिखी हुई है तो एक अलग बात है, अगर नहीं लिखी हुई तो क्यों जा रहे गोइंग कंसर्न पे? सही है। तो ये सब चीजें हम खुद क्रिएट करते हैं। हम कहते हैं यार आईकैप छुपा के यहां पे चीज पूछ रहा है गोइंग कंसर्न, हमें पता है। अबे आईकैप को खुद नहीं पता। एग्जामिनर बोल रहा है यार मैंने कब पूछ लिया ये? बोला नहीं तुम्हें नहीं पता, हमें पता है। हमारे टीचर ने बताया था कि आईकैप कभी बताएगा नहीं गोइंग कंसर्न बोल के, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। भाई खुद आइडेंटिफाई करना तो उसकी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं यार, सवाल के अंदर हिंट्स दी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप अजम्पशन खुद क्रिएट करते जाओगे और बोलोगे कि यार ये तो गोइंग कंसर्न है, ये तो फ्रॉड है।
सवाल को पढ़ना सीखो, उसके बाद अटेम्प्ट करो। तुम्हें आता होगा ऑडिट, तुम्हें आता होगा, लेकिन पेपर भी एक चीज़ है भाई, पेपर भी एक चीज़ है। आगे बढ़ो। एग्जामिनीज आर स्ट्रांगली इनकरेज टू केयरफुली रीड एंड इंटरप्रेट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चंस बिफोर आंसरिंग। सिनेरियो पढ़ो, रिक्वायरमेंट पढ़ो, उसके हिसाब से आंसर दो। और ये चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। अगर आपकी इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होगी ना, कुछ नहीं हो सकता। थ्योरी एक जगह पे रहेगी और सवाल हमेशा एक जगह पे, इन दोनों चीज़ों में गैप रहेगा। इसको ब्रिज करना है, इसको मिलाना है आपस में। जब डे 1 से हमें पता है कि ये मसला है, तो हमें इस चीज़ पे काम करना है। सीधी सी बात है। आगे बढ़ो। ऑटम 2025 क्या कह रहा है, पढ़ लो। जेनेरिक टेक्स्ट बुक स्टाइल आंसर दे रहे हैं बच्चे, rather than responses tailored to specific risk controls and reporting implications presented in the questions. Complete requirement of the question नहीं पढ़ ले भाई। Made incorrect assumptions even where sufficient information has been provided in the question. दी हुई है, उसको इग्नोर कर दिया, नहीं तुम झूठ कह रहे हो। एग्जामिनर तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी है तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हारा ये मतलब है ही नहीं। हमारे फलाने टीचर ने ये बताया है कि इसके अंदर ये मसला हो सकता है। जब इस तरह की वर्डिंग आए तो ये मसला हो, अबे भाई ऐसा नहीं है यार, इंसान बनो। हाईली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये, हाईली प्रैक्टिकल। जो लोग इसको बना रहे हैं ना, वो भी मार्केट के अंदर बैठे, उनको पता है क्या चल रहा है। इतना आसान नहीं है, और इतना ही आसान है अगर समझ में आ जाए। थोड़ा सा फर्क है, समझ का फर्क है। एग्जामिनर भी बार बार ये बोल रहा है, समझ नहीं है, समझो। आगे बढ़ो। रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड प्लान योर आंसर अकॉर्डिंगली। बेटा इस तरह का ओरिएंटेशन कहीं नहीं मिलेगा, इस तरह की डिटेल एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगी कि ऑडिट का पेपर रुकता क्यों है, जो आपको इस लेक्चर के अंदर मिल रही है। आगे बढ़ो। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, उसका इम्पैक्ट क्या हो, करना क्या है। कॉमन मिस्टेक है रोड लर्निंग। इम्पैक्ट क्या है, अनएबल टू हैंडल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एंड अप्लाई नॉलेज ऑन स्पेसिफिक सिनेरियो। अब करना क्या है सर, करना ये कि फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ड्राफ्ट करो आंसर्स को, चेक करो। आप मुझे भी चेक करा सकते हो, मैं तो चेक करता ही हूँ ड्राफ्टिंग चेक। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी ड्राफ्टिंग चेक की जाए। सही है। तो एक चीज़ ये फॉलो करनी है, मिस रीडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अच्छी तरीके से रीड करो। अगर रीड नहीं करोगे तो की एस्पेक्ट्स मिस आउट कर जाओगे और मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर सिलेक्टिव स्टडी, तो इसके पीछे तो जाना ही नहीं है, आपको 100% कोर्स की कवरेज करनी है। ड्राफ्टिंग, लैक ऑफ प्रैक्टिस, तो ये बात याद रखना कि भले ही आपने कितने अच्छे लेवल पे क्यों ना पढ़ा हो, आई कैप को ये नहीं पता कि आपने ऑडिट कहाँ से पढ़ा है, किससे पढ़ा है, कितने घंटों में पढ़ा है। आई कैप आपको जज करेगा आपकी आंसर स्क्रिप्ट से कि फलाने बंदे ने आंसर लिखा वो सही है कि नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा है कि नहीं है। तो तैयारी उस तरीके से करनी है। बात समझ में आ रही है। जहां से भी पढ़ रहे हो, जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, सारी प्रैक्टिस का कंक्लूजन ये होना चाहिए कि क्या एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को मैं मीट कर रहा हूं या नहीं कर रहा। ये मैं किस तरह देखूंगा, मैं अगर कोई पास पेपर का सवाल कर रहा हूं, अटेम्प्ट किया, सजेस्टेड आंसर से कंपेयर किया, मार्क किया, मार्किंग स्कीम देखी, एग्जामिनर कमेंट्स देखे, फिर मुझे समझ आएगा कंप्लीट पिक्चर कि क्या चीज़ रिक्वायर थी, क्या दी है, क्या नहीं दी है। समझ में आ रही है बात। अब इस सेशन के अंदर क्या एक्सपेक्ट किया जाए, सही है। एसटीटी सॉल्यूशंस में जो बच्चे मुझसे ऑडिट पढ़ रहे हैं, आप लोग क्या एक्सपेक्ट किया जाए, इन डेप्थ डिलीवरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स वाया रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशंस। सही है, हाइब्रिड नेचर का होगा, रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल है पोर्टल पे।
अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लेक्चर्स देखना शुरू करें। कंप्लीट नोट्स के साथ पोर्टल रेडी है। लाइव सेशंस में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं लाइव कराऊंगा, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस सेशंस। हमारे ग्रैंड प्रैक्टिस सेशंस होंगे सुपर ओवर के नाम से, और ये जो सुपर ओवर वाले सेशंस होंगे ये स्पेसिफिकली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए होंगे। पावर प्ले जैसे ओपन होता है ना, दिस इज डिफरेंट। सही है। इस बार का जो बैच है वो एक नए लेवल पर जाएगा, प्रैक्टिस के हवाले से भी और कॉन्सेप्ट डिलीवरी के हवाले से भी। ठीक है, तो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लंबे चौड़े नहीं, टू द पॉइंट, और हर लेक्चर, हर नोट एग्जाम अप्रोच के हिसाब से बना है। स्टडी टेक्स्ट को सामने रखा, पास पेपर सामने रखे, एग्जामिनर कमेंट सामने रखे, और फिर वो चीज़ें बनाई हैं, हवा में नहीं बनी। सही है। तो आज से ऑडिट स्टार्ट कर दो अपने पेस के हिसाब से। सही है। स्टडी प्लान भी मैं आपको दूंगा। सही है। स्टडी मटेरियल है, आइज़ा सिंपलेस्ट अंदाज में आपको पढ़ाना सिखा दिया है, लिंकिंग विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ऑब्वियसली मेरा इतना एक्सपीरियंस है 14-15 साल का, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस बरोए कार्ड लाया गया है इस मटेरियल को बनाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भरी हुई हैं। फिर इंडिविजुअल लेवल पे मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है। बच्चे आते हैं, सर मेरा पेपर रुक रहा है ऑडिट का, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो भाई मुझे जो फीडबैक देनी है बच्चे के हिसाब से देनी है ना। तो जब तक मुझे बच्चे का पता नहीं लगेगा तो मैं फीडबैक कैसे दूंगा। पता ऐसे लगेगा कि ड्राफ्टिंग चेक करूं, मैं बच्चे से बात करूं कि यार मसला कहाँ आ रहा है। तो सर ये चीज़ें आपको मिलेंगी मेरे साथ। फिर कंप्लीट गाइडेंस ऑन एग्जाम अप्रोच। अभी आपने ये लेक्चर देख लिया आधे से ज़्यादा, आपको पता लग गया है कि यार स्टार्ट ही मेरा एग्जाम अप्रोच से हुआ है और कोई बात ही नहीं, क्योंकि मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, पेपर पास करना। इसके अलावा मैं कोई बात कर ही नहीं सकता हूँ। फिर इंटरेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप है, हाईली इंटरेक्टिव होता है, हाईली इंटरेक्टिव होता है। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है जिस तरीके से पेपर करीब आते जाते हैं। फिर मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम, कोशिश होगी आपका रिस्पॉन्स क्वेरी का जल्द से जल्द दे दिया जाए। डेली क्विज होंगे, मॉक्स होंगे, ताकि आपकी एक एग्ज़ाम रेडीनेस है। कोशिश ही होगी कि जो टॉपिक्स कवर होते जाएं आप एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से उन टॉपिक्स के लिए रेडी होते रहें, ताकि एट द एंड जब आप जाएं टूवर्ड्स रिवीजन तो आपको ये फीलर आए कि आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं, प्रेशर ना पड़े एडिट। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजी टू पास। अब सर इतनी बातें तो कर ली हैं, अभी भी क्या स्ट्रेटेजी रहती है? सर बिल्कुल रहती है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो हिस्टोरिकल ट्रेंड पढ़ा, किस तरीके से बच्चा फेल हो रहा है, हमें क्या करना है इस सेशन के अंदर, और एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना है पेपर पास करने के लिए। तो सर स्टार्ट नाउ, फॉलो द स्टडी प्लान एंड मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस, एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी विद डिसिप्लिन। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो डिसिप्लिन के साथ फॉलो करनी है, कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो करनी है। आज अगर आप कहते हो कि यार रोज़ में 1 घंटा दे सकता हूँ तो दो, आप कहते हो रोज़ में 15 मिनट दे सकता हूँ तो दो, आप कहते हो कि रोज़ में आधा घंटा दे सकता हूँ तो जो भी दे रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करना। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। ठीक है, स्टिक टू योर टाइमलाइंस एंड स्ट्रेटजी। फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लाइव सेशंस एंड कवर लेक्चर्स एज पर स्टडी प्लान, एक्टिवली अटेम्प्टिंग डेली क्विज एंड मॉक्स, यूज व्हाट्सएप ग्रुप वेल, डोंट शाय इफ यू डोंट वांट टू बी एम्बैरेस्ड। सवाल पूछो बजाय इस डर के कि तुम्हें थोड़ा शर्मिंदगी फील हो। अगर तुम एग्जाम के रिजल्ट से शर्मिंदा नहीं होना चाहते तो हो जाओ शर्मिंदा क्लास के अंदर, क्योंकि हमें वहां शर्मिंदा नहीं होना। बात समझ में आ रही है? हेल्प अदर स्टूडेंट्स एंड रिजॉल्विंग देयर क्वेरीज। भाई व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी भी क्वेरीज पूछ रहे होंगे, तो ऐसे जवाब दो जैसे एक टीचर जवाब दे रहा है, पढ़ के रिसर्च करके जवाब दो।
उससे आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सामने वाले के भी क्लियर होंगे और आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। फिर जब मैं देखूंगा तो मैं टॉपअप कर दूंगा कि यार कहाँ पे कमी बेशी है, नहीं हो तो अप्रिशिएट कर दूंगा कि यार ज़बरदस्त। तो वो चीज़ आपको याद रहेगी, सही है, भूलोगे नहीं आप। फिर कंप्लीट कोर्स कवरेज और आईकैप की स्टडी टेक्स्ट भी आपने साथ साथ यूज़ करनी है। टिप्स क्या है भाई, क्लास आपने मिस नहीं करनी है, एवरी कॉन्सेप्ट एज अ स्टोरी एंड लिंकिंग। तो ऑडिट पूरा इंटीग्रेटेड है, कनेक्टेड है आपस में, सबके लिंक्स हैं, तो मिस नहीं करना आपने कुछ, हर चीज़ इंटर कनेक्टेड है। एक शेर है, सोचता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स कितने मासूम थे, ये उन बच्चों के लिए जो चक्कर लगा कर आते रहते हैं कैप के ऑडिट से रिलेटेड। सोचता हूँ कि कॉन्सेप्ट कितने मासूम थे जब आप सिर्फ लेक्चर्स ले रहे थे, सर सब समझ में आ रहा है। अब आप जा रहे हो सवाल अटेम्प्ट करने, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कॉन्सेप्ट कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, आते जाते थे जो कॉन्सेप्ट दिमाग में कभी, कि ये लेक्चर पढ़ा, कॉन्सेप्ट देखे, हाँ ज़बरदस्त समझ में आ गया, लेकिन जैसे ही सवाल देखा तो अलविदा हो गए देखते देखते। कॉन्सेप्ट भी उड़न छू, सवाल भी अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, मसले ही मसले हैं सर, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो बता दिया आपको क्या करें। अब ये सवाल नहीं आना चाहिए कि सर ऑडिट के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ऑडिट का पेपर फेल क्यों होता है, सिलेबस के अंदर क्या चेंज आया है, ये सारी चीज़ें हमें पता लग गई हैं आज, सही है। फिर कुछ दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, आप फेल होते हो या आप लाइफ में कामयाब नहीं होते, तो ऐसे होते हैं, सही है, ऐसे होते हैं। लेकिन आपने उनको जवाब देना है, कैसे, ऐसे। आ रही है समझ में, मेहनत करके। ये वाली चीज़ जो है ना, मेहनत करके आती है, ऐसे नहीं आती। और आपको पता है कि अब ऑडिट के अंदर मेहनत कैसे करनी है, तो जब पता है तो शुरू कर दो। लेकिन हमारे अंदर कीड़ा है, हम ये देखेंगे फलाना क्या कर रहा है, फलानी जगह क्या चल रहा है, वो कौन सी बुक पढ़ रहा है, वो कौन से क्वेश्चन कर रहा है। भाई अपने ऊपर फोकस करो, आईकैप के लर्निंग आउटकम्स देखो, स्टडी टेक्स्ट देखो, पास पेपर हो रहे नहीं हो रहे ये देखो, छोड़ दो दूसरा क्या कर रहा है, ये देखो तुम क्या कर रहे हो, अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, टीचर से कंसल्ट करो। फिर ये कुछ तस्वीर हैं प्रीवियस बैचेस की कि किस तरीके से हमारा जो है वो एक इंटरेक्शन रहता है बच्चों के साथ क्लास के अंदर, ठीक है। और फिज़िकल आप लोग इंशाल्लाह ताला आओगे हमारे सेशंस के अंदर, तो इसी तरह से आपको जो है ना, जिस तरीके से अभी हम चला रहे हैं उसी तरह से चलाएंगे। दिस वॉज अ पिक्चर फ्रॉम पावर प्ले, बच्चे बड़े खुश हैं। ये पहला सेशन था पावर प्ले का हमारा, बहुत ज़बरदस्त गया। फीडबैक बच्चों की आप देखते रहोगे, और इस तरीके से ग्रुप के अंदर जो है मैं सवालात चेक कर करके बच्चों को देता भी हूँ फीडबैक, सही है, कि भाई 6 नंबर का सवाल था, बच्चे ने 4.5 नंबर लिए और ये फीडबैक थी उसकी, ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। फिर जब बच्चों का रिज़ल्ट आया तो फीडबैक भी आपके सामने है। और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से आपकी भी फीडबैक होगी, आप लोग भी इसी तरीके से पास कर सकते हो। बस मेहनत करनी है, मजदूरी नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि हमें पता है कि ऑडिट क्यों फेल होता है। अगर हमें ये बात नहीं पता होती ना कि करना क्या है इस पेपर को पास करने के लिए, तब मसला होता। लेकिन जब हमें पता चल गया कि इस पेपर को पास किस तरह करना है,
तो आपको इशू हमारे लिए नहीं होना चाहिए। अब हमें पास करना है इस पेपर को, बस। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई सवाल है? नहीं? आपका नहीं है? पक्का? चाहिए जी। तो इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है? करना क्या है, पोर्टल उठाना है, लेक्चर्स देखने शुरू कर देना है। स्टडी प्लान में ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, पोर्टल पे भी अपलोड कर दूंगा। कौन से सेशंस लाइव होंगे, क्या होगा, प्रैक्टिस मटेरियल में बना के वीडियो डालता रहूँगा। लाइव सेशंस भी लेते रहेंगे, और वैसे ही सवालात आपको कुछ समझ में आए कि सर ये वाला सवाल है, इस पर वीडियो बना दो, बना दूंगा, वीडियो हाजिर हो जाएगी, वीडियो का मसला नहीं है। सही है? चले जी, बेस्ट ऑफ लक, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।